हेलो एंड वेलकम टू आईसीएस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी और उसका एक एग्जांपल किया था, और मैंने ये कहा था कि आप धीरे धीरे इस कंसेप्ट पे अपना फुल फोकस रखिए। धीरे धीरे जो है स्मूथनेस आ जाएगी कि आप इसके क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है। तो अभी जैसे आज हम सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं फिर से एक बार रिकैप दे देता हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जब भी आपके पास एक क्वेश्चन या प्रॉब्लम होगी तो वहां पे दो इवेंट्स की बात हो रही होगी। दो इवेंट्स में से एक इवेंट ऐसा होगा जो ऑलरेडी हो चुका होगा। ठीक है। और एक इवेंट ऐसा होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। ठीक है। तो लेट्स से हमसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो ए की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। ठीक है। और बी इवेंट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे जो ए की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनता है वो हम ए स्लैश बी करके लिखते हैं। स्लैश बी का मतलब ये है कि स्लैश के बाद जो भी इवेंट लिखा गया है वो ऑलरेडी हो चुका है। और इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, या फिर हम इसको कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इसको हम डिवाइड करेंगे जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी से। और यहाँ पे हमारा बी इवेंट हो चुका है तो उसकी प्रोबेबिलिटी से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, या फिर कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये आ जाएगी हमारे पास। तो अभी हम इस फॉर्मूले को क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। देखो, जो इवेंट इट इज गिवन दैट, इट इज नोन दैट, इट इज ऑब्जर्व्ड के ऐसे एक्सप्रेशंस के बाद लिखा है। गिवन दैट के बाद लिखा है, ऑब्जर्व दैट के बाद लिखा है, नोन दैट के बाद लिखा है, वो इवेंट आपका ऑलरेडी हो चुका है तो उसको आप बी इवेंट लेंगे। और उससे पहले या कहीं और किसी सेंटेंस में जो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दैट, तो उस इवेंट को आप ए इवेंट लेंगे। ठीक है, इतना हिंट याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन में कहता है अ ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8। अब देखो, इसमें इस सम 8 की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो ये हमारा इवेंट ए हो जाता है, दैट इज सम 8। दो डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं, दो डाइस कौन सी हैं? एक रेड डाई है और एक ब्लैक डाई है। तो दोनों को जब डाइस को हम रोल करते हैं तो सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इफ इट इज नोन दैट, यानी कि ये वाला इवेंट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है हमारा। और इसको हम क्या लेंगे? दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, नंबर लेस देन 4 ऑन रेड डाई। ठीक है, ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो अब हमें ये अपना जो फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, इसको अप्लाई करना है। ठीक है, एक बार अभी इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें कुछ और चीजें कैलकुलेट करनी है। देखिए, सम 8 हमने पढ़ा था कि दो डाई पे या दो डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो सम मिनिमम 2 आ सकता है और मैक्सिमम सम 11 आ सकता है। तो वहां पे हमने पढ़ा था 8 सम आने के फेवर में जो नंबर ऑफ चांसेस हैं, ठीक है, एन ऑफ ए जो यहाँ पे रहने वाला है, या हम पी ऑफ ए कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो यहाँ पे रहने वाली है वो रहने वाली है हमारे पास 5/36। क्योंकि सम 8 सिर्फ इन्हीं जो है इन्हीं आउटकम्स का बनेगा, दैट इज 2 6 6 2 3 5 एंड 5 3 एंड लास्ट वन वुड बी 4,4। ठीक है, तो इनका जो है हमारे पास सम आएगा और हमारे पास 5 फेवरेबल आउटकम है और टोटल आउटकम कितने होते हैं? व्हेन 2 डाइसेस आर रोल्ड 36 हमारे पास टोटल आउटकम होते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बी की बात कर लेते हैं। बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, ये इवेंट हमारा हो चुका है। तो रेड डाई पे जो है हमारे लेस देन 4 आया है। तो लेस देन 4 देखो कैसे कैसे आ सकता है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा सैंपल स्पेस लिख रहे हैं और इसमें फर्स्ट आउटकम रेड डाई के लिए लिख रहे हैं और सेकंड आउटकम जो है वो हम ब्लैक डाई के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लेस देन 4 आया है और यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। रेड डाई का जो आउटकम है वो लेस देन 4 होना चाहिए और ब्लैक डाई पे कोई भी आउटकम हो सकता है। तो हमें इस टाइप के नंबर आउटकम देखने हैं और वो हमारे पास आउटकम कौन कौन से हो सकते हैं देखिए। ये हमारे पास हो सकते हैं 1,
1,2, 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6। दूसरा क्या हो सकता है 2,1, 2,2 एंड 2,6। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है हमारे पास, और हमारे पास हो सकता है 3,1, 4,1, 2, सॉरी 3,1, 3,2, 3,2, 3,3 एंड अप टू 3,6। तो ये जो हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं ये आ जाते हैं बी इवेंट के फेवर में, क्योंकि देखो पहली वाली जो हमने आउटकम लिया है यहाँ पे, ये पहले वाला हम मान के चल रहे हैं रेड है, और दूसरे वाला जो है ये वाला जो दूसरा आउटकम रिप्रेजेंट करता है ये ब्लैक डाई के आउटकम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमने जो पहली जगह लिया है, देखो यहाँ पे सिर्फ हमने 1 2 3 1 2 3 सिर्फ इन्हीं को लिया है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। तो फर्स्ट वाला जो आउटकम है जिसको हम रेड डाई वाला आउटकम मान के चल रहे हैं वो हमें 4 से कम रखना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है बी के फेवर में हमारे पास कितने आउटकम आ जाते हैं, 14 आउटकम आ जाते हैं, और बी की 18 आउटकम आ जाते हैं, और बी की प्रोबेबिलिटी जो है 18/36 हो जाएगी। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं, इतना ही रहने देते हैं, सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। ठीक है, एक और प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, दैट इज एक और इवेंट हमें चाहिए जिसका नाम हम रखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि यहाँ पे सम जो है वो 8 होना चाहिए, सम ऑन बोथ is 8 and outcome on red, number on red, ठीक है, number on red die is less than 4। तो इसमें हमें देखना है कि सम भी 8 होना चाहिए और जो है रेड डाई पे जो नंबर है वो भी लेस देन 4 होना चाहिए। बेसिकली हमें यहाँ से इस सेट में से और इस सेट में से कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ये आने वाला है, ठीक है, और फिर हमारे पास एक कॉमन एलिमेंट ये आने वाला है, ठीक है, सिर्फ ये दो ही हमारे पास कॉमन एलिमेंट होंगे। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट वाली जो डाइस है वो हमारी रेड है, ठीक है, और हमें चाहिए लेस देन 4। तो लेस देन 4 तो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे है और ना इस पे है। तो लेस देन 4 अगर इन दोनों सेट्स में से कॉमन एलिमेंट देखा जाए तो सिर्फ दो ही एलिमेंट कॉमन है, 2,6 एंड 3,5, ठीक है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी बन जाती है, दैट इज 2/36। और अब फाइनली हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन कहता है, हमसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी वो क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, यानी कि जब बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है तो अब ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, और वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका आंसर हमें मिल जाएगा 2/36 डिवाइडेड बाय 18/36, ठीक है, 36 से 36 कट के 2/18 यानी कि 1/9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, और मैंने ये एक एक इसकी चीज लिख के दिखाई है। अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं कुछ कैलकुलेशंस ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद से करेंगे और बाकी फिर मैं आपको डायरेक्ट करता जाऊंगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हमारा इसमें कहता है कि इफ 2 fair dice are rolled then what is the conditional probability that first dice lands on 6। देखो जो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है, जैसे इसने यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी फर्स्ट डाइस लैंड ऑन 6, उसी को आप ए इवेंट मान लीजिए। तो हम ए इवेंट अपना क्या लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू फर्स्ट डाई जो है वो शो करती है 6, ठीक है। तो इसके जो आउटकम आ जाएंगे हमारे पास 6,1, 6,2, 6,3 और 6,6, टोटल इसमें 6 आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 6/36 हो जाएगी, ठीक है। बी आउटकम हम लिख लेते हैं। बी आउटकम देखो वो इवेंट लेंगे हम जो ऑलरेडी हो चुका है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमें कैसे हिंट मिलेगा, गिवन दैट जैसे वर्ड के पीछे, या इट इज नोन दैट, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था, इट इज नोन दैट, इसमें क्या लिखा है, गिवन दैट। तो गिवन दैट के पीछे जो लिखा होगा उसके बाद जो लिखा होगा दैट इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो वो इवेंट हमारे लिए है सम ऑन डाइस इज 8, सम इज 8। और इसके फेवर में हमें पता है 6,2,
2,6, 3,5, 5,3 एंड 4,4। ठीक है, अब आ जाता है दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो क्या होने वाला है, दोनों का इंटरसेक्शन होने वाला है कि दोनों में देखिए जो कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन मिलेगा, ये वाला। ठीक है, दोनों जगह सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो उसको हम लिख देते हैं 6,2। अब प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है a बाय b की, और वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b, जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही आउटकम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 हो जाएगी। b में देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 आउटकम्स हैं, 5/36, और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड सम ऑफ नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 7। तो ऑब्जर्व्ड जो चीज हो चुकी है वो हमारा बी इवेंट रहेगा जो ऑलरेडी हो चुका है, और यहाँ पे इसने कहा है सम इज 7। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आएगी ये 6/36 आएगी। आप देखिए कि कौन से 6 आउटकम यहाँ पे इसके फेवर में है, मैं लिख ही देता हूँ। यहाँ पे होंगे 1,6, 6,1, 2,5, 5,2 और 3,4 एंड 4,3 लास्ट आउटकम। ठीक है, अब जो क्वेश्चन जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो हम इवेंट ए ले लेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर्स 2 has appeared at least once। नंबर 2 has appeared at least once का मतलब ये है दोनों डाइस में से कम 2 एक जगह तो आया है, दोनों जगह आया है तो भी चलेगा। तो ए इवेंट हमारा हो जाता है दैट इज 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 एंड 1,2, फिर है 3,2, 4,2, 5,2 एंड 6,2। इन सभी आउटकम्स में 2 है, इसके अलावा कोई भी आप आउटकम देखेंगे उसमें 2 नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे a इंटरसेक्शन b ढूंढ लेते हैं। a इंटरसेक्शन b देखिए दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमें मिलने वाले हैं ये 2 5 एंड 5 2, ये दोनों जगह हमें मिलने वाले हैं 5 2 एंड 2 5। तो इन दोनों एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। एक हो गया हमारा 2,5 और एक दूसरा एलिमेंट हो गया 5,2, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी जो आने वाली है वो 2/36 आने वाली है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन जो पूछा है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है a इवेंट की, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हेन b हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, और इसका फॉर्मूला क्या है, a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय b। a इंटरसेक्शन b की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, b की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इन दोनों को पुट करके हमारा जो आंसर है 2/6 या फिर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू अनदर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स मिक्स्ड अप थोरोली एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। भाई ऐसा हुआ है कि हमारे पास 10 कार्ड्स हैं, उन पे जो नंबरिंग लिखी है वो 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लिखी है। फर्स्ट का किसी एक कार्ड पे 1 लिखा हुआ है, किसी एक कार्ड पे 2 लिखा हुआ है, 3 4 एंड अप टू 10। अब उनको हमने थोरोली मिक्स कर लिया और उसके बाद हमने एक कार्ड को रैंडमली ड्रॉ किया, उसमें से विड्रॉ किया है, पुल किया। ठीक है, अब इसने कहा इट इज नोन दैट, यानी कि इसके जस्ट बाद जो इवेंट लिखा जाएगा, जिसके बारे में बताया जाएगा, वो इवेंट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो उसको हम लेंगे बी। तो बी हमारे पास क्या है, नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, तो नंबर जो है इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, और इसमें हमारे पास पता है 4 5 6 7 8 9 और 10, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है हमारे पास 3 3 6 और 7/10 जो है बी की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, अब जिस की प्रोबेबिलिटी पूछी है वो हम देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी है जब बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो इवेंट
इवन नंबर को हम ए इवेंट ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू इवन नंबर, और इवन नंबर के फेवर में कौन कौन है, 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, यानी कि अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो ए बाई बी पूछा है, क्योंकि बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है और ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है। जब बी ऑलरेडी हो चुका हो तो उसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के तरीके से निकालेंगे, और उसका फॉर्मूला क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो एक बार ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं क्या बनेगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि यहाँ से हमें 4 भी मिलेगा इंटरसेक्शन में, 6 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा और 10 भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी आएगी, 4/10। दोनों वैल्यूज को पुट करें तो हमारा ये जो क्वेश्चन बन जाता है ये बन जाता है 4/10 डिवाइडेड बाय 7/10, यानी कि 4/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब 3-4 क्वेश्चन करके आपको थोड़ा सा फ्लो बन रहा होगा कि हाँ ऐसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे 2 इवेंट होंगे, 2 इवेंट में से एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है और उस इवेंट के हो जाने से दूसरा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है क्वेश्चन में उस पर कुछ फर्क पड़ रहा है, और इसीलिए हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहता है इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। तो लेट से थोड़ा सा इसका चार्ट बना लेते हैं कि हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से हमारे पास जो है 430 गर्ल्स हैं, तो रिमेनिंग आई थिंक 570 जो हैं वो बॉयज हो जाएंगे। इट इज नोन दैट, अब देखो जैसे ही ये देख लेते हैं इट इज नोन दैट, ठीक है, तो उसको हम अपना बी इवेंट लेंगे। ठीक है, तो बी इवेंट हमारा क्या हो जाएगा, आउट ऑफ 430, यानी कि इन 430 में से 10% ऑफ गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th। ठीक है, तो आई थिंक ये बी इवेंट इसके बारे में नहीं बात कर रहा, नोन दैट कहीं और मिलेगा हमें। तो एक बार इस फ्लो चार्ट को हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे 430 का 10% गर्ल्स जो हैं, 10% ऑफ 430 वो हमारी किस में है, 12th क्लास में। तो 12th क्लास में कितनी गर्ल्स हैं, 430 का 10%, और 430 का 10% हमें इजीली पता है वो कितना होगा, 43 गर्ल्स यहाँ पे कौन सी क्लास में है, 12th क्लास में है। और बाकी की जो बची हुई गर्ल्स हैं रेस्ट वो जो है लेट्स से हमारी वो नर्सरी से लेके 11th क्लास तक की हैं, वटएवर जितना भी स्कूल है। ठीक है, हमें उससे नहीं मतलब, तो रेस्ट करके छोड़ देते हैं। फिर उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देखो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है वो इवेंट ए होगा, तो ए इवेंट लिख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th, तो क्लास 12th का स्टूडेंट हमने चूज किया है, ये हमारा इवेंट ए हो गया। गिवन दैट, यहाँ पे लिखा है गिवन दैट, उसके बाद जो इवेंट लिखा जाएगा वो यानी कि हो चुका है, चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन का पूरा क्रक्स समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि एक स्कूल है उसमें 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चों में से 430 जो हैं गर्ल्स हैं, बाकी के यानी कि 570 बॉयज हैं। अब जो 430 गर्ल्स हैं उसका 430 का 10% गर्ल्स जो हैं यानी कि 43 गर्ल्स जो हैं वो हमारी 12th क्लास में पढ़ती हैं। ठीक है, और बाकी गर्ल्स बाकी क्लासेस में। ठीक है, चलिए फिर अब ये कहता है कि हमने एक रैंडमली बच्चा जो है सिलेक्ट किया, रैंडमली हमने एक बच्चा सिलेक्ट किया। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो जो रैंडमली सिलेक्टेड बच्चा है वो 12th क्लास का होगा, गिवन दैट, और गिवन दैट के बाद मतलब एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, और वो हो चुका होने वाला कौन सा इवेंट है, जो हो चुका है वो है हमारे पास कि इट इज नोन दैट जो सिलेक्टेड या रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो कौन है, गर्ल स्टूडेंट है। तो इसमें ऐसा पूछा कि हमने रैंडमली एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया और ये पता चल गया है कि वो गर्ल स्टूडेंट है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो गर्ल स्टूडेंट है, ये बात तो पता चल गया, बट वो 12th क्लास का स्टूडेंट है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें। ठीक है, तो हम सिंपल साइज को क्वेश्चन को रखते हैं, जो इवेंट हो चुका है उसको बी ले लेते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसको ए ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा
अब ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी होगी। भाई टोटल स्कूल में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो तो 430 हैं, तो 430 इसके फेवरेबल, और स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 1000, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.43 आ जाएगी। ठीक है, एक और बात बताइए मेरे को कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा। यानी कि जो बच्चा है वो क्लास 12th में भी होना चाहिए एंड वो एक गर्ल भी होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे कितने बच्चे हैं जो गर्ल भी हैं और 12th में, तो वो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे पास 12th क्लास में 43 गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे 43 गर्ल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितना हो जाएगा 43/1000 यानी कि 0.043। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकालो, यानी कि A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जहां पे B इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, और इस बात की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.043 डिवाइडेड बाय B इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.43, और इसका जो आंसर है हमारे पास, ठीक है, इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो यहाँ पे ए और बी इवेंट साफ साफ दिए हुए हैं और आपसे पूछा है ए गिवन दैट बी, तो मैं इसका फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूँ डिवाइडेड बाय बी लिख देता हूँ। ठीक है, ए इवेंट हमारा क्या कहता है 4 ऑन द थर्ड थ्रो। अच्छा, यहाँ पे जो डाइस है वो हमने कितनी बार थ्रो की है, यहाँ पे हमने डाइस को 3 टाइम्स थ्रो किया है, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सैंपल स्पेस में 216 एलिमेंट्स होने वाले हैं। ठीक है, 6 का क्यूब यानी कि 216 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास होने वाले हैं। चलिए इस फॉर्मूले को करते हैं साइड, क्योंकि इसका बाद में यूज करना है हमें। देखो भाई, ए इवेंट को लिख लेते हैं 4 ऑन द थर्ड थ्रो, यानी जब हमने डाइस को थ्रो किया 3 बार, तो तीसरे नंबर पे जो हमने डाइस को थ्रो किया है वहां पे 4 आ गया है, तो इसमें जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे कि थर्ड थ्रो पे 4 होगा। ठीक है, मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे डैश डैश करके लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि इसमें जो आउटकम्स आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं 36 आउटकम्स आने वाले हैं। 36 आउटकम्स क्यों होंगे भाई, देखो यहाँ पे कोई भी 6 नंबर आ सकते हैं और यहाँ पे भी कोई भी 6 नंबर आ सकते हैं, और दोनों के जो मिला के जो परमुटेशंस या दोनों के अरेंजमेंट जो हो सकती हैं वो कितनी हो जाएंगी 36 हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। अब बी जो आउटकम है वो कहता है 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो। ये कहता है फर्स्ट थ्रो पे 6 है और सेकंड थ्रो पे हमारे पास क्या है 5, और थर्ड थ्रो पे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ आउटकम्स आने वाले हैं बी के फेवर में वो कितने आउटकम होने वाले हैं 6। ठीक है, हमें इंटरसेक्शन भी चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ फर्स्ट पे जो है 6 आना चाहिए, सेकंड पे जो है 5 आना चाहिए, क्योंकि भाई बी में तो यही कहता है, और थर्ड पे जो है वो 4 आना चाहिए, क्योंकि ए इवेंट क्या कहता है कि थर्ड डाइस पे हमेशा जो आउटकम थर्ड डाइस पे वो क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी में तो टोटल सिर्फ एक ही आउटकम आया, जहां पे फर्स्ट पे 6 फिक्स हो गया, सेकंड पे 5 फिक्स हो गया बी इवेंट की वजह से, और ए इवेंट की वजह से थर्ड आउटकम पे 4 फिक्स हो गया, तीनों ही फिक्स हो गए, तो अकेला एक ही आउटकम ऐसा है 6, 5, 4। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी होगी 6/216। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी होगी, वो होगी हमारे पास 1/216। अगर इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यू पुट की जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू वो होगी हमारे पास 1/216 डिवाइडेड बाई 6/216, और आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजियर साइड पे है, तो मैं इसको आपके लिए जो है लीव करके आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसको आप रीड कीजिए और पिछले क्वेश्चंस की तरह ही
इसमें फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और इसको सोल्व कर लीजिए, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6। जो इवेंट ऑब्जर्व किया जा चुका है उसको हम अपना बी इवेंट लेंगे। सम जो है वो हमारा कितना है, सम हमारे पास आ गया 6, और 6 सम आने के फेवर में हमारे पास जो आउटकम है वो कौन कौन से होने वाले हैं। 1,5, 2,4, 3,3, 4,2 एंड 5,1। ठीक है, और यहाँ पे b की जो प्रोबेबिलिटी होने वाली है वो हमारे पास 5/36 होने वाली है। ठीक है, चलिए फिर आगे कहते हैं व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट 1। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो हमारा ए इवेंट हो चुका है, ये इवेंट हो चुका है बी वाला। तो ए इवेंट हमारे लिए क्या है, नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट 1, 4 इज एटलीस्ट वंस। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, 5,4, 6,4 और 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 आ चुका है, 4,5 और 4,6। और अब हम निकाल लेते हैं दोनों का इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास होगा, देखिए कौन कौन से आउटकम जो है कॉमन है। एक ये कॉमन होने वाला है और एक ये कॉमन होने वाला है। तो इन दोनों को लिख लेते हैं इंटरसेक्शन में 2,4 एंड 4,2, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2/36। ठीक है, अब कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सीधा सीधा ए कोमा बी वो आप निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए फिर ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि हम डाइस वाले बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन से आगे और भी क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारी कहती है कि एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। ठीक है, और 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे जो बात चल रही है, देखो कुछ ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स टाइप के हैं, कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के हैं। ट्रू फॉल्स में कुछ इजी ट्रू फॉल्स हैं, कुछ डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स हैं। ठीक है, ऐसे ही एमसीक्यूज में कुछ इजी वाले एमसीक्यू हैं और कुछ डिफिकल्ट वाले एमसीक्यू हैं। इतनी इंफॉर्मेशन अभी तक हमें समझ में आई है। तो देखो एक बार सारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। 300 to 5,000 और 1400 क्वेश्चंस मेरे को लग रहा है टोटल हैं। उनको ऐसे एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। 1400 टोटल क्वेश्चंस हैं। चलिए इसमें से हमारे पास जो है ट्रू फॉल्स कितने हैं, ट्रू फॉल्स टाइप के कितने हैं, ठीक है, वो हमारे पास हैं 3 और 2, 500 हमारे पास ट्रू फॉल्स टाइप के हैं। ठीक है, और बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू हैं, और एमसीक्यू हमारे पास कितने हैं, 5 और 4, 900। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यू इजी वाले हैं और कुछ एमसीक्यू टफ वाले हैं। तो इजी वाले एमसीक्यू हमारे पास कितने हैं, 500, और टफ वाले जो बचे हुए हैं 400। ठीक है, इसी तरीके से ट्रू फॉल्स में कुछ इजी हैं और कुछ टफ है या डिफिकल्ट है। तो इजी वाले जो हैं वो कितने हैं, 300। ठीक है, और टफ वाले कितने हैं, वो हमारे पास 200 हैं। तो देखो ऐसे फ्लो चार्ट बना लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट 4-5 लाइन की हो जाती है। और मैंने बहुत बच्चों में टेंडेंसी देखी है कि क्वेश्चन चाहे कितना भी इजी क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही उनको ये लगा कि यार ये तो 4-5 लाइन की स्टेटमेंट है, हमें तो स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आ रही है। बच्चे वर्ड प्रॉब्लम से बड़ा डरते हैं। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से ही 8th 9th क्लास से ही जैसे ही एनसीईआरटीज में या दूसरी बुक्स में वर्ड प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, बच्चों में मैंने टेंडेंसी देखी है कि वो उस एक्सरसाइज को या उस क्वेश्चन को स्किप करने की सोचते हैं। स्पीड एंड टाइम वाले क्वेश्चंस जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले होते हैं, उनसे बच्चों को डर लगता है कि नहीं हमें तो ये समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन की अगर स्टेटमेंट बड़ी हो जाती है तो उसको आधी लाइन को देखो कि क्या लिखा है,
फिर आधी लाइन को देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन जो पूछा है उसको पढ़ो ही मत, उसको बाद में देखना। मैंने अभी तक जो फर्स्ट रीडिंग में यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा और सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को भी नोट कर लिया। अभी तक मेरे को ये पता नहीं है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ठीक है, मैंने अपना ये फ्लो चार्ट तैयार कर लिया। फिर अब आगे क्वेश्चंस को रीड करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर आगे कहती है, इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली हमने कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया, इन सभी 1400 क्वेश्चंस में से हमने कोई भी एक रैंडमली एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया है फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो जिस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी है उसको हम ए इवेंट मानते आ रहे हैं बार बार कंडीशन प्रोबेबिलिटी में, तो ए इवेंट हमारा हो गया इजी क्वेश्चन। इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी है, लेकिन उसने क्या किया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बना दिया है फिर से इसको, क्योंकि उसने कहा है गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उसको हम क्या ले लेते हैं, अपना बी इवेंट ले लेते हैं। देखिए अब इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि रैंडमली हमने पूरे क्वेश्चन बैंक में से, जिसमें 1400 क्वेश्चंस हैं, हमने रैंडमली एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एक इजी क्वेश्चन होगा, और ये बात जानी जा चुकी है, इट इज गिवन दैट कि वो एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे जो क्वेश्चन बनता है वो ए बाय बी का बनता है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बी की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। भाई यहाँ पे ये बताओ कि हमारे पास एमसीक्यू कितने हैं। हमारे पास जो एमसीक्यू है वो 900 हैं, और टोटल क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास, टोटल क्वेश्चंस है हमारे पास 1400। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाती है, 900 अपॉन 1400। ठीक है, हम चाहे तो दोनों जीरो उसको कैंसिल करके 9/14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी और समझ लेते हैं कि वो क्या बनेगा, क्योंकि उसकी भी प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें फॉर्मूले में। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि वो इजी भी होना चाहिए और वो एमसीक्यू भी होना चाहिए। अब ये बताओ इजी एमसीक्यू कितने हैं हमारे पास, इजी एमसीक्यू हमारे पास 500 है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बन जाती है वो 500/1400 बन जाती है। जीरोस को कैंसिल करके हम बोल सकते हैं 5/14। दोनों प्रोबेबिलिटी मिल गई हैं, उनको फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर 5/14 डिवाइडेड बाय 9/14, और ये आंसर हमारा कितना बन जाएगा, 5/9। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट कितनी थोड़ी सी मतलब उलझाने वाली थी। ठीक है, लेकिन हमने उसको फ्लो चार्ट बनाया और इजीली वो क्वेश्चन कंडीशन प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से सोल्व हो गया, जो फॉर्मूला हम पिछले 7-8 क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं बार बार। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है। ठीक है, इस लेक्चर के लिए, फिर इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फटाफट इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है हमारा कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.4, देन हमें ये दोनों स्टेटमेंट वेरीफाई करनी है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस हमारे पास ऐसे होते हैं, 1 ओनली, बी ऑप्शन 2 ओनली, सी ऑप्शन बोथ, एंड डी ऑप्शन नन, कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। चलिए पहली स्टेटमेंट में क्लेम किया गया है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है, 0.9। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ठीक है, क्या हमें ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाना आता है? ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसको हम लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पहले का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि दूसरे का, और माइनस दोनों का इंटरसेक्शन जो जो यहाँ पे इन्वॉल्व है। देखो यहाँ पे ए और बी थे तो हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और बी है, यहाँ पे हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, चलिए फिर वैल्यू पुट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखिए अगर यहाँ से देखें ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो 0.4 हो जाएगी, क्योंकि ए की प्रोबेबिलिटी अगर 0.6 है तो 1 में से माइनस करके ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन ही है, वो कितनी हो जाएगी, 0.5। अब
बात आ जाती है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। और ये बहुत बार मैंने सेट चैप्टर में बार बार बोला था कि इसके क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में आएंगे आएंगे आएंगे, ठीक है, और वो आ गए हैं। देखिए ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, ये वाला जो रीजन है नहीं ए कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ये वाला जो रीजन है इस रीजन को हम बी माइनस ए से भी जानते हैं और इस रीजन को हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। और फिर हम अगले स्टेप में लिख लेते हैं, अगले स्टेप में ये हो जाएगा 0.9 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी जो होने वाली है वो कितनी होने वाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भाई देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से, पूरे बी की प्रोबेबिलिटी में से हम ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर बनने वाला है 0.9 माइनस बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.5 है और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.4 है। तो 0.9 माइनस 0.1 और इसका क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर 0.8 आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्लेम कर रहा है कि वो तो 0.89 है, जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमने वेरीफाई कर लिया कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है गलत है। फिर हम सेकंड स्टेटमेंट को वेरीफाई करने चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0.6 दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। चलिए एक बात और बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज दोनों का इंटरसेक्शन और डिवाइड बाय ये जो इसके स्लैश के बाद लिखा है वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, भाई जिन दोनों इवेंट की यहाँ पे बात हो रही है उन दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय स्लैश के बाद या उसके नीचे जो लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और डी मॉर्गन लॉ से आप जानते हैं फर्स्ट चैप्टर सेट में हमने पढ़ा था कि डी मॉर्गन लॉ से इसको हम कह सकते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कह सकते हैं और ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर यानी कि इसका मतलब हुआ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इनकी सबकी वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.6 है, बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.5 है और ए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.6 है। तो फाइनल आंसर हमारा बनता है 1 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4। तो ये हमारे पास हो गया 0.3 डिवाइड बाय 0.4 और फाइनल आंसर 3/4। 3/4 आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है आंसर वो कितना दिया हुआ है 0.6। 0.6 का हम लिख सकते हैं 10/6/10 या फिर उसको 2 से डिवाइड करके हम कह सकते हैं 3/5, ठीक है। तो हमारा तो जो आंसर आ रहा है वो 3/4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ वो 3/5 दिया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है गलत हो जाती है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती है और ऐसे में डी ऑप्शन जिसमें नन लिखा होगा उसको हम चूज करके आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को इसको भी हमने कर लिया। बार बार मैं कह रहा हूँ सेट की जो भी हमने कार्डिनलिटी वाली क्लास ली थी उसमें हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वेन डायग्राम पढ़ा था, उनको आप भूलिए मत, रिवाइज कर लीजिए और उन सभी कंसेप्ट्स को, फंडामेंटल्स को यहाँ पे यूज कीजिए प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक लेंगे और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे और इसी तरीके से हम
प्रोबेबिलिटी को सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। टिल देन यू कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।